जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय के ऊपर आने वाले खास तो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो इस वॉर में हुए थे, इसके ऊपर हम हमारी फोकस करेंगे। मैं आपको आज शायद 13 दिसंबर है और कल यानी कि 12 दिसंबर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घड़ी थी इस लड़ाई के अंदर, जिसके अंदर ढाका के पास टांगेल नाम की जो जगह है, वहां पे दूसरे महायुद्ध के बाद का जो सबसे बड़ा एयर ड्रॉप है, वो एयर ड्रॉप हमने किया था, जिससे ढाका को कैप्चर करने में हमें आसानी हुई थी। तो हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हमारे इस लड़ाई के अंदर हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद हम इस लड़ाई के बाद हमारे देश ने क्या कमाया, क्या नहीं कमाया, इन सब की बातचीत करेंगे। शायद आप मेरी प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, मुझे पता नहीं है क्या आप मेरी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन में अगर आप देखेंगे तो आपके सामने अभी हमारे देश का मैप है। अगर आप देखेंगे तो हमारे लेफ्ट साइड में जो है ये पाकिस्तान है। उस समय पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान इस नाम से पुकारा जाता था। अभी ये केवल जो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान है, यही पाकिस्तान अभी आप देख रहे हैं। तो एक पाकिस्तान देखिए, और दूसरा जो है वो ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि हाँ, मैं धन्यवाद प्रमोद। रुकावट के लिए खेद है, मैंने शुरू किया था लेकिन जो मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी वो ठीक तरह से शेयर नहीं हुई थी। तो एक दर्शक ने बता दिया कि आपकी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है हम देख नहीं रहे हैं। मैं एक बार फिर से शुरू करता हूं कि हम 1971 पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इस लड़ाई के दो अलग अलग भाग थे, वेस्टर्न सेक्टर यानी अभी का पाकिस्तान, और ईस्टर्न सेक्टर यानी कि अभी का बांग्लादेश। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे। इसके पहले मैं अभी सभी आप लोगों को एक थैंक यू बोलना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने से सावरकर स्मारक के अंदर हम देश की सुरक्षा के अलग अलग पहलू के ऊपर फेसबुक लाइव कर रहे हैं, जिसे आपका रिस्पांस ये बहुत ही अच्छा रहा हुआ है। इतना ही नहीं, तो अभी तक तकरीबन 3.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने इसे देखा हुआ है। तो ये एक अच्छा रिस्पांस है। हर टाइम हम लाइव करते हैं तो 3000 से 4000 के बीच में लोग उसे देखते हैं, और लाइक्स 100-150 से भी ज्यादा होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये हम आगे चालू रखेंगे। सिर्फ हमने थोड़ा फॉर्मेट में बदली किया है कि अभी हम पहले 11:30 से 12:30 बजे 1 घंटा बोलते थे, अभी वो समय कम करके वो 20 मिनट होगा। और उसके बाद हम हर वेडनेसडे और फ्राइडे को भी शाम को 7:30 से 8 आपसे बात करेंगे। यानी कि 1 घंटा एक साथ बातचीत करने के बदले एक समय सिर्फ 20 ही मिनट, ताकि आपका समय कम खर्चा हो। और ये जो जमाना है ये T20 का है। ये देखिए, यह है उस समय का वेस्ट पाकिस्तान, और उस समय का ये है ईस्ट पाकिस्तान, या अभी इसे बांग्लादेश बोलते हैं। तो ये दोनों अलग अलग लड़ाइयां हुई थी। और ये जो लड़ाई थी, इस लड़ाई के अंदर पाकिस्तान का प्लान अभी आपको नजर आ रहा है। जो लाल में है वो पाकिस्तान का प्लान है। यानी कि पाकिस्तान ने ये सोचा था कि वेस्ट पाकिस्तान में
उनकी जो ताकत है इसका इस्तेमाल करते हुए वेस्टर्न सेक्टर में भारत को हरा देगा, जिससे ईस्टर्न सेक्टर का उनका डिफेंस हो जाएगा। और इस हमले को रोकने के लिए जो भारतीय सेना ने हमले किए, राजस्थान में किए, पंजाब में किए, जम्मू कश्मीर में किए, ये इंक्लूडिंग लद्दाख में किए, ये आपको नजर आ रहे हैं। और इसके सिवाय जो हमले हमने बांग्लादेश में किए, आपको ये 5 अलग अलग आरोज नजर आ रहे हैं। ये हमले हमने बांग्लादेश में किए, जिससे हमारा विजय हो गया। और इसके जो हीरो थे, अर्थात फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, इनके बारे में जितना बोले उतना कम है। He was responsible for the greatest victory achieved by India after independence. इसके सिवाय कुछ और भी हीरोज थे, एक दो जनरल्स के मैं नाम लेना चाहूंगा, खास तो लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, जिनकी सेना पहुंची ढाका में सबसे पहले, और इसके अंदर फर्स्ट मराठा लाइट इन्फेंट्री और सेकंड पैरा का योगदान बहुत ही अच्छा था। जो मैं टांगेल एयर ड्रॉप की बात कर रहा था, वो यहीं पे हुआ था। और आज सावरकर स्मारक के एक अधिकारी है कर्नल पुताम्बेकर, इन्होंने इस लड़ाई के अंदर फर्स्ट मराठा एलाय की तरफ से भाग लिया था। इन सब लोगों को हमने सैल्यूट करना चाहिए। इंडियन आर्मी ने जब लड़ाई शुरू की, तो जो मुक्ति बाहिनी नाम की एक फोर्स रेस की गई, ये पाकिस्तानी सोल्जर्स थे। ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, जो पाकिस्तान की रेजिमेंट थी, उनके सोल्जर्स थे। उनको अलग अलग ग्रुप्स में तैयार किया गया और ब्रिगेडियर लेवल के ऊपर उनके कमांडर्स बनाए गए। ब्रिगेडियर जोशी, ब्रिगेडियर प्रेम सिंह, ब्रिगेडियर सलिक, वीआरसी, ब्रिगेडियर शुभेग सिंह, ब्रिगेडियर वडके, एक मराठी नाम नजर आ रहा है, लेफ्टिनेंट कर्नल राव, ब्रिगेडियर सन सिंह। तो इन्होंने अलग अलग जगह के ऊपर मुक्ति बाहिनी के मदद से काम किया, जिससे पाकिस्तान का काफी सारा नुकसान हुआ। और जब ये लड़ाई तो दिसंबर को शुरू हुई, जब 3 दिसंबर को जब पाकिस्तान ने हमला किया, तो लेकिन उसके पहले हमारी सेना ने उसके पहले अप्रैल से लेकर अभी तक आप अलग अलग डेट्स देखते होंगे, वहां पे हमने पाकिस्तान की जो बॉर्डर आउटपोस्ट थी, इस बॉर्डर आउटपोस्ट के ऊपर अलग अलग जगह के ऊपर हमले किए। जब हमला हुआ तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की बॉर्डर आउटपोस्ट को मदद करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी सेना वहां पे भेजी, जिससे जो उनकी पहले लड़ने की पद्धत थी, या उनका डावपेच था, या उनकी टैक्टिक्स थी, उसके अंदर उन्होंने करना क्या था कि जो बड़े शहर है बांग्लादेश के, उसको एक फोर्ट्रेस यानी कि एक किले में तब्दील करके उससे डिफेंड करना था, क्योंकि उनको पता था कि इतना जो बड़ा बॉर्डर है बांग्लादेश का, इसे वो डिफेंड कर नहीं सकते हैं। लेकिन भारतीय सेना ने किया क्या कि ये छोटे छोटे हमले 100 जगह पे किए। आप देख रहे हैं 26 दिसंबर क्या हुआ पाचागढ़, जैसे मैंने बोला था कि पाचागढ़ के अंदर जो मेरी बटालियन है 7 मराठा लाइट इन्फेंट्री, इन्होंने इसमें लड़ाई में अच्छा काम किया था। तो अलग अलग ये छोटे छोटे हमले हुए बटालियन लेवल के ऊपर, ब्रिगेड लेवल से ऊपर, जिससे पाकिस्तानी सेना को अपना फोर्ट्रेस की पद्धत लड़ने का तरीका छोड़ के आगे आना पड़ा, जिससे वो कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। अल्टीमेटली पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को एयर स्ट्राइक किया। उन्होंने जो हमारे अलग अलग एयरफील्ड्स थे उसके अंदर ऊपर हमला किया, लेकिन वो हमारा कुछ खास नुकसान नहीं कर सके, क्योंकि हमारी एयरफोर्स पहले से ही तैयार थी। और उसके बाद जो लड़ाई शुरू हुई 4 दिसंबर को, वो 16 दिसंबर को खत्म हो गई। तो पाकिस्तान का जो लड़ने का तरीका जो है वो आपको नजर आ रहा है। उनका मेन जो सबसे बड़ा जो शहर था वो ऑब्वियसली ढाका है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा फोर्ट्रेस था। उसके बाद जो बड़े शहर थे, हर एक बड़े शहर में उन्होंने एक किला बनाया था, और इस किले के ऊपर वो उन्होंने अपनी डिफेंसेस काफी स्ट्रांग बनाई थी। ब्रिगेड लेवल के ऊपर या डिवीजन लेवल के ऊपर, जहां पर उन्होंने अपने खुद का डिफेंस करना था। और उनका मेन उद्देश्य ये था कि ये किले जो है, यहाँ पे इंडियन आर्मी जब आएगी तो उसे यहीं पे रोको, ताकि वो ढाका ना पहुंच जाए। वहां पे 15-30 दिन की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने सामान रखा था।
लेकिन इंडियन आर्मी ने बड़ी टैक्टिक्स के साथ उनका मुकाबला किया और इसमें अलग अलग कोर ने अलग अलग प्रकार की लड़ाइयाँ की। मैं उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक फोर कोर की लड़ाई की बातचीत करनी ये जरूरी है, क्योंकि वहां पे एक आउटस्टैंडिंग मिलिट्री लीडर थे जिनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, जिनकी फोटोग्राफ आप देख रहे हो। और शायद आपको याद होगा कि 1967 के अंदर जब चाइना ने नाथुला पास के पास चोला में अतिक्रमण किया था, तो सगत सिंह वहां पे 17 डिव के जीओसीज थे। उन्होंने अपनी सेना को उनके ऊपर हमला लगा करने के लिए बोला, और जो लड़ाई चली, जिसे बैटल ऑफ चोला बोला जाता है या चोला का इंसिडेंस बोला जाता है या नाथुला इंसिडेंस बोला जाता है, उसके अंदर 350 चाइनीज सोल्जर्स को हमने मारा। अर्थात उसकी कीमत हमारे 70 सोल्जर्स का 17 सोल्जर्स ने 70 सोल्जर्स ने अपने प्राण का बलिदान दिया। तो ये उस समय मेजर जनरल सगत सिंह, अभी लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, उन्होंने लड़ाई में बहुत कामगिरी की। उसमें से एक के बारे में मैं बात करूंगा जिसे बोलते हैं टांगेल। टांगेल आप यहाँ पे शायद देख रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने एक एयर ड्रॉप किया। ये मैं यहाँ नजर दिखा नहीं पा रहा हूँ, तकरीबन यहाँ पे नदी के उस तरफ, और इसके अंदर उन्होंने एयर ड्रॉप का मतलब है पैरा ड्रॉप हुआ। अपने जो पैरा ट्रूपर्स है, सेकंड पैरा, इनको 50 एयरक्राफ्ट में इसके ऊपर आए और उनके ऊपर पैराशूट के मदद से लैंड किया गया। तकरीबन 800 to 850 सोल्जर्स उनकी गन्स, उनकी बाकी हथियारों के साथ यहाँ पे ड्रॉप कर किए गए, जिससे पाकिस्तान की जो ब्रिगेड पीछे आना चाहती थी उनका रास्ता बंद हो गया। और फर्स्ट मराठा जो अपने बॉर्डर की तरफ से आ रही थी, फर्स्ट मराठा और सेकंड पैरा के बीच में लिंकअप हो गया, जिससे जो ट्रुप्स ढाका को आके स्ट्रॉन्ग करने वाले थे वो कभी पहुंचे नहीं। और ये जो पैरा ट्रूपर का जो हमला था, पैरा ट्रूपर का जो ड्रॉप था, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक इसलिए था कि इससे जो मॉरल विल है जनरल नियाजी, जो वहां के कमांडर थे, उनकी वो विल टूट गई और उन्होंने बोला कि अभी हमें सरेंडर करने के सिवाय और कोई तरीका नहीं है। इतना ही नहीं, तो मेघना नदी, आप शायद ये मैप में देख रहे होंगे, इसे क्रॉस करने के लिए मदद ली गई हेली लैंडिंग की, यानी कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए मेघना को हमने क्रॉस कर लिया, क्योंकि ये बड़ी बड़ी नदियां थी, इसके ऊपर ब्रिजेस नहीं थे, ब्रिजेस बनाने तो वो इम्पॉसिबल था। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पराक्रम सेना ने किया। बहुत तगड़े जनरल्स थे, तगड़े ब्रिगेड कमांडर्स या ब्रिगेडर्स थे, बहुत तगड़े कमांडिंग ऑफिसर थे। उसमें से एक कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल केपीएस बरार, जो फर्स्ट मराठा के सीओ थे, उनको यहाँ पे वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपको याद है कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 का जो पंजाब में हुआ था, उसमें जो भारतीय सेना ने गोल्डन टेम्पल में दहशतवादियों के ऊपर हमला किया, तो उसका नेतृत्व जनरल केपीएस बरार ने किया था। तो ये फोर कोर की जो ऑपरेशन है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, जिसमें एयरफोर्स का भी योगदान अच्छा था। और ये एक जिससे बांग्लादेश की लड़ाई जीतने में हमें मदद मिली। और अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही फेमस फोटोग्राफ है। इसमें मैं जो हमारे हीरो है, एक बड़े हीरो है लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, इनको दिखाना चाहता हूँ। इनके कारण हम ढाका में पहुंच गए। बाकी के तो आप जानते ही है, ये लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा है, ये पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी है, और ये हमारे चीफ ऑफ स्टाफ जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने जैकब है। तो ये सब इसमें थे, जिसमें सगत सिंह का काम बहुत इंपॉर्टेंट था। जनरल जगजीत सिंह अरोरा ने बहुत बढ़िया काम किया, और ट्राई सर्विस का जो कोऑपरेशन था, ये भी एक बहुत ही अच्छा था। अभी हम थोड़ी सी वेस्टर्न सेक्टर की बात करते हैं। वेस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तान ने सोचा कि हमारी यहाँ पे ताकत बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि शायद हम अलग अलग जगह के ऊपर हमला करते हैं और इंडियन आर्मी को वहां पे रोक लेते हैं। तो इसलिए एक हमला पुंछ में हुआ। यही इलाका था पुंछ का, जहां पे मैंने मेरी
बटालियन कमांड की थी और हमें यहाँ पे यूनिट साइटेशन मिला था। तो जिस इलाके में मैं था उसी इलाके में ये हमला हुआ था और यहाँ पे वो थानपीर तक आके पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद काउंटर अटैक लॉन्च किया गया, बैटल ऑफ राजा रानी हो गया, वहां पे हमने इस हमले को पीछे कर दिया। उसके बाद हुसैनी वाला के अंदर भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की, उसके अंदर भी हमने उनको बाद में वापस भेजने में हमें कामयाबी मिली। इसके बाद का जो एरिया है वो इसके बाद का जो लड़ाई था वो फाजिलका वगैरह इलाके में हुआ, जो पंजाब के हिस्से है। तो इसमें तो हुआ और इसमें हमने अच्छा काम किया, कोई शक नहीं है, लेकिन जिसे मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया, जिसे टीवी चैनल्स ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया, वो था बैटल ऑफ लोंगेवाला। यहाँ पे पाकिस्तान की जो आर्मड कॉलम थी, उन्होंने लोंगेवाला के ऊपर हमला करने की कोशिश की। इसके ऊपर बाद में बॉर्डर नाम की मूवी बनी, जिसमें एक जो वहां पे जो कंपनी कमांडर थे, उनका रोल किया एक बड़े फेमस हिंदी एक्टर ने, सनी देओल ने, और वो एक बहुत ही हिट फिल्म रही। तो लोंगेवाला के अंदर भी एक अच्छी लड़ाई लड़ी गई। तो ये था लड़ाई जो इसमें हुई। इसके बाद हम शॉर्ट में बात करना चाहेंगे इंडियन एयरफोर्स वर्सेस पाकिस्तानी एयरफोर्स। हमारे पास और पाकिस्तान के पास जो अलग अलग एयरफोर्स उस समय थे वो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। हमारे पास तकरीबन 36 स्क्वाड्रन्स थी, पाकिस्तान के पास 13 थी। लेकिन पाकिस्तान के जो विमान थे, खास तो सेबर जेट्स है, मिराज है, ये हमारे से काफी ज्यादा अच्छे थे। ये देखिए, हमारे ये जितने विमान थे ये सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विंटेज के विमान थे। लेकिन एयरफोर्स की तारीफ करनी चाहिए कि इन्होंने इसके बावजूद अच्छा काम किया और उन्होंने जो एयरफोर्स के टैक्टिक्स होती है अच्छी तरह से इस्तेमाल की। तकरीबन 3-4 दिन के अंदर ही उन्होंने जो पाकिस्तानी एयरफोर्स था बांग्लादेश के अंदर, इसे पूरा वाइप आउट कर दिया। इसके बाद उन्होंने आर्मी को मदद करना, हेलीबॉर्न लैंडिंग में मदद करना, एयरबॉर्न ऑपरेशंस में मदद करना, नेवी को मदद करना, ये काम अच्छी तरह से किया। और आज ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये है हमारे जो एयर ड्रॉप हुआ था टांगेल के अंदर, ये उसकी फोटोग्राफ है। ये 3 विमान है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो होते हैं, उसमें 50 से 60 ट्रूप्स बैठते हैं और वहां से ट्रूप्स अपने पैराशूट को लेके नीचे जंप मारते हैं। ये देखिए, एक पैराशूट में ऑब्वियसली एक ही ट्रूप होता है, ये सब पैरा ड्रॉप हो रहा है और तकरीबन 1-2 किलोमीटर के एरिया में ये गिरते हैं, पैराशूट को बांध देते हैं, अपना हथियार इकट्ठा करके वो लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। इन्हें पीछे जो एनिमी के पीछे वाले डिफेंसेस है वहां पे डाला गया और ये एक बहुत ही बढ़िया ऑपरेशन था। और उसके बाद जो एक हेली लिफ्ट हो गई, ये सिलहट के अंदर हेलीकॉप्टर की मदद से हमने हमारे ट्रूप्स को नदियां पार करवाई, क्योंकि इलाका नदी वाला था, वहां पे कुछ भी करना यह बहुत डिफिकल्ट था। तो इसलिए उनका जो काम रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। इसके सिवाय एक और चीज जिसमें उनकी तारीफ करनी चाहिए कि जो गवर्नर का बंगला था, वहां पे 14 दिसंबर को उनके ऊपर हमला किया गया, जिससे नियाजी जो वहां पे थे, उनको ये लगा कि ये लड़ाई अभी जीतना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्होंने सरेंडर किया। तो ये जो पिन पॉइंट अटैक था, इस पिन पॉइंट अटैक का भी आपने उनको एक बहुत ही धन्यवाद देना चाहिए कि जो पिन पॉइंट स्ट्राइक था, इससे बहुत अच्छी तरह से हम पाकिस्तान को हरा सके। तो ये चीजें हैं जिसमें एयरफोर्स ने अच्छी मदद की। हम आगे आ जाते हैं। इसके सिवाय जो लड़ाई जहां पे और हुई थी वो है नेवी का कोऑपरेशन। नेवी के कोऑपरेशन के बारे में अभी हम बात करेंगे। नेवी का जो एयरक्राफ्ट कैरियर था आईएनएस विक्रांत, ये अब यहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ और उन्होंने जो ईस्टर्न भाग था, ये ईस्टर्न भाग का जो बांग्लादेश का किनारा था, वहां पे नेवल ब्लॉकेड किया। यहाँ के जो एयरक्राफ्ट थे
उन्होंने पाकिस्तान के चिटगांव जो एयरपोर्ट पोर्ट था उस पे हमला किया और नेवी ने वहां पे एम्फीबियस लैंडिंग करने की कोशिश की। अगर हम हमारी फोर्स लेवल देखते हैं तो आपको नजर आ जाएगा कि हमारे पास 2 सबमरीन थी, पाकिस्तान के पास ज्यादा थी, क्रूइजर्स हमारे पास एक था, डिस्ट्रॉयर्स हमारे पास ज्यादा थे। लेकिन नेवी ने इसमें एक अच्छा काम किया और सबसे अच्छा काम जो हुआ वो कराची हार्बर के ऊपर 4 और 5 दिसंबर की रात को हुआ हमला। ये हमला एक बहुत ही कामयाब रहा, जिसके अंदर जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उनकी एक डिस्ट्रॉयर, एक माइन स्वीपर, एक मर्चेंट शिप डुबाई गई और इससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना घड़ी कि पाकिस्तान के ऊपर इसका इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल परिणाम हुआ कि इसके बाद पाकिस्तान की जो नेवी थी वो कभी भी उन्होंने आगे आने के बारे में सोचा ही नहीं। वो पूरी लड़ाई के अंदर कराची जो पोर्ट है जहां पे उनका नेवल बेस है वहीं पर वो अटक गए। तो ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन जो था, ये एक बहुत ही अच्छा ऑपरेशन था। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये बहुत अच्छा हो गया था। इसमें एक जो कामयाबी नेवी को हमने कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए वो है कि पीएनएस गाजी जो है इसे डुबाया गया। इसके ऊपर भी बाद में एक हिंदी मूवी आई थी जिसमें गाजी को कैसे डुबाया गया इसके बारे में अच्छी चीज बताई गई, जिससे क्योंकि ये गाजी जो आई थी वो बेसिकली विक्रांत के ऊपर हमला करने के लिए आई थी। इससे बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तान की जो नेवी थी वो कुछ भी नहीं कर सकी। तो ये जो लड़ाई थी ये इतनी चली, लड़ाई में हमने बहुत ही बढ़िया मतलब सक्सेस हासिल किया, बिगेस्ट मिलिट्री विक्ट्री हासिल की। लेकिन अभी समय आ जाता है कि इसे अभी इतने साल हो रहे हैं, 50 साल अभी पूरे हो जाएंगे अगले साल, तो इसमें इस लड़ाई का क्या फायदा हुआ, इसमें हमने क्या पाया क्या नहीं पाया। जो पाया वो ये था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। उसके बाद पाकिस्तान कभी भी इंडिया को इक्वल के तौर पे कभी भी खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन कुछ बड़ी गलतियां हुई और वो आपके सामने है। माना जाता है कि हमारे 95 प्रिजनर्स वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ थे, लेकिन हम उनको कभी वापस नहीं ला पाए। हमने पाकिस्तान के 94,000 प्रिजनर्स छोड़ दिए, लेकिन हमारे प्रिजनर्स ये कभी वापस नहीं आए। ये एक बहुत ही बुरी बात है। अभी उनका क्या हाल होगा भगवान जाने, लेकिन वो एक सैड स्टोरी है। दूसरा, सेटलिंग ऑफ कश्मीर इशू। ये लड़ाई पाकिस्तान के साथ जितनी भी लड़ाई हुई ये केवल कश्मीर के ऊपर हो गई। तो ये अगर आप इसका इस्तेमाल करते हुए, इंदिरा गांधी जी ने प्रयत्न जरूर किया कि कश्मीर के बॉर्डर को स्टैंडर्डाइज किया जाए, लेकिन जो भुट्टो वहां पे आए थे उन्होंने हमारी लीडरशिप को चकमा दे दिया और कश्मीर इशू आज भी चालू है। तो ये हमारा एक सेकंड गलती था। तीसरा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। बांग्लादेश को हमने स्वतंत्र होने में मदद की। अगर हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो एक नैरो नेक है जो भारत को ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ जोड़ती है, इसे अगर हम थोड़ा बड़ा करते, कुछ लैंड बांग्लादेश से लेके, तो हमारा जो ये वीक पॉइंट है जिसके खिलाफ लड़ाई पाकिस्तान कभी चाइना कर सकता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर, ये हमारा वीकनेस कायम का हम दूर कर सकते थे, लेकिन कभी इसके बारे में सोचा नहीं गया। 71 की लड़ाई के बाद हुआ क्या, मुजीबुर रहमान प्रेसिडेंट तो बन गए, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर उनको मर्डर किया गया। उसके बाद जो सरकार वहां पे आई जनरल जियाउल हक की, वो थोड़ी सी रेडिकलाइज सरकार थी, पाकिस्तान की प्रॉक्सी बन रही थी। अगले कुछ साल में उन्होंने उल्टे काम शुरू कर दिए और खास तो जो ऑपरेशन काराकोरम जो पाकिस्तान ने शुरू किया था, इसके बाद इसमें ये लोग मदद करते रहे। लेकिन अच्छी बात यह है, समय के कारण मैं इसे बिल्कुल आपको शॉर्ट में बोलना चाहता हूं कि 2008 के बाद हसीना वाजद की सरकार आई है जो अवामी लीग की लीडर मुजीबुर रहमान की बेटी है। उन्होंने सोसाइटी को अभी डीरेडिकलाइज कर दिया है, जिससे ये जो धोखा था सेकंड फ्रंट का, ये अभी बहुत ही कम हो गया है। अभी बांग्लादेश से जो धोखा है वो केवल इन्फिल्ट्रेशन का है। अभी भी हजारों बांग्लादेशी भारत में आ जाते हैं और जैसे आप सबको पता है कि 3 से 4 करोड़ बांग्लादेशी आज भारत में है।
पाकिस्तान ने इसके बाद समझ गए कि हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो इसलिए उन्होंने ऑपरेशन काराकोरम शुरू किया, जिसमें खालिस्तान की लड़ाई, खालिस्तान का दहशतवाद शुरू किया। उसके बाद कश्मीर में दहशतवाद उन्होंने शुरू किया। उसके बाद रेस्ट ऑफ इंडिया में दहशतवाद शुरू किया। और खालिस्तान के दहशतवाद की लड़ाई में भी लड़ाई के अंदर ही श्रीमती इंदिरा गांधी का मृत्यु हो गया था, यह आपको पता है। तो ये काराकोरम की जो लड़ाई है, ये आज चालू है, लेकिन उसे अभी हमने काफी कंट्रोल में लाया है। और जब तक सवाल है चाइना फैक्टर का, उस समय हमने चाइना को न्यूट्रलाइज किया था, लेकिन अभी चाइना फैक्टर ये बहुत ही बड़ा हो गया है और पाकिस्तान उनको मदद कर रहा है। तो अभी हमारा जो चैलेंज है आने वाले दिनों में, चाइना के साथ कैसे डील करेंगे, पाकिस्तान के साथ कैसे डील करेंगे, ये जो हाइब्रिड वॉर वो लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ, उससे किससे डील करेंगे, ये चैलेंज आज हमारे पास है। तो इसके लिए काफी सारी चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन अभी मेरा समय आ गया है रुकने का। तो मैं रुकने से पहले वी मस्ट सैल्यूट द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव ऑफ 1971, जहां पे 3,500 सोल्जर्स ने अपने प्राण का बलिदान दिया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में 1200 सीरियसली इंजर्ड हो गए। तो ये जो सब सोल्जर्स है, इनको हमने जरूर सैल्यूट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे जरूर लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। मैं देखता हूं कि अभी यहाँ पे मैं रुकता हूं, क्योंकि फैसला किया गया है कि हमने 20 मिनट के अंदर सभी चीज बंद करनी चाहिए। तो अगर कोई सवाल, अगर कहीं किसी से सवाल कोई है, तो हम 1-2 मिनट ले सकते हैं। मैं देखता हूं कि कोई सवाल मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं क्या। शायद चैट बॉक्स में तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। कोई सवाल है प्रमोद, कोई? सभी व्यूवर्स ने जय हिंद बोला हुआ है सर। ओके, क्वेश्चन तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन नहीं है। ओके, ये अब हाँ मेरे साथ ये अभी आपका ये दूसरा व्यू आ गया है। इसमें मुझे 1 ही मिनट और दीजिए कि लोग क्या बोलते हैं। ये इसमें काफी लोगों ने शेयर किया है, काफी लोगों ने ये किया है, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं सिर्फ जिन्होंने जय हिंद वगैरह बोला है उनके मैं नाम आपको बता सकता हूँ कि एक सतीश दीक्षित जो है वो जय हिंद बोल रहे हैं। मनमोहन सिंह श्रीवास्तव जी जय हिंद बोल रहे हैं। इसके सिवाय ये सूर्यकांत कुलकर्णी जी जय हिंद बोल रहे हैं। उसके बाद है सर्वेश सिंह जी राम राम बोल रहे हैं। जगजीत सिंह चौहान जी जय हिंद बोल रहे हैं। आप सबको धन्यवाद कि आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करो। और अभी मैं रुकने वाला हूँ आपको ये इंफॉर्मेशन दे के कि अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे को शाम को 7:30 बजे। हम एक और नए पहलू के ऊपर बातचीत करेंगे। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ, सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।